Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you will be safe and sound at home and while attending your classes regularly. Dear student, yesterday we wrote a paraphrase of stanzas. Today we will write answer of the comprehension part. Is there any personification in this poem? First, we will discuss this question, and then we will you have to write answer of this question from the slide. Is there any personification in this poem? appears where? क्वेश्चन का मतलब है कि इस पोएम में personification है. appears अगर आपका जवाब yes में, where तो कौन सी लाइन में है या कौन सी स्टेंजा और लाइन में personification जो है मौजूद है. Dear student, we read about personification. That personification is a literary device. ये क्या है? ये एक literary device है that used poets and their writing, poet and other writers and their writing to give human qualities to human qualities to unliving things. जिसमें हम इन human की जो qualities है वो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है उनको हम क्वालिटीज़ देते हैं, तो इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन, राइट एट लीस्ट 2 लाइन्स शोइंग सिमिलीज. सिमिलीज इज अगेन आ लिटरेरी डिवाइस. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. ये फिगर ऑफ स्पीच है वेयर द पोइट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक. यानी शायर जो है या कोई मुसन्निफ जो है वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुआजना करता है और उस मुआजना के लिए वो ही लाइक और इस का जो है वो इस्तेमाल करता है. व्हाट डज़ द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन. क्राउड का यहाँ पर मतलब क्या था? क्राउड एग्जैक्टली मीन. व्हाट डज़ द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन. एक तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था और क्राउड का अपना माना क्या है. वाई डज़ द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ टू अ क्लाउड. इस पोइम के अंदर शायर जो है वो ख़ुद को क्लाउड के साथ क्यों कंपेयर करता है. राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. पोइम का जो मेन आइडिया है वो लिखे. एंड डू यू लाइक दिस पोइम. क्या आपको ये पोइम पसंद आया. वाई क्यों, आपको ये पोइम क्यों पसंद आया. तो हम इनके आंसर के बारे में जो है हम पढ़ेंगे और लिखेंगे. तो चलो चलते हैं अपने आंसर की तरफ. First question, is there any personification in this poem? Appears where? Yes, in this poem the poet has used the figure of speech personification. शायर जो है उसने figure of speech जो है these are figurative languages that used by, जिसे हम उर्दू में अदबी ज़ुबान भी कहते हैं. तो अदबी ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए शायर जो है वो पर्सनिफिकेशन का, सिमिली का, मेटाफर का, इस तरह इलीगरी का, सिंबल का, हाइपरबोली का, अपोस्ट्रोफी का, ये बहुत सारे लेटर क्या है हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है जिसका वो इस्तेमाल करता है ताकि उसकी जो लैंग्वेज हो वो क्या हो, अदबी हो. तो हाँ, इसके अंदर क्या है, पर्सनिफिकेशन मौजूद है इस पोइम के अंदर. He says that a crowd of daffodil is standing beside the lake and tossing beneath the trees and tossing their heads in sprightly dance. शायर जब कहता है कि daffodils कहाँ पर खड़े हैं, crowd of daffodils is itself a personification. क्योंकि crowd we use the word crowd for people, हम लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर हमने daffodil के लिए इस्तेमाल किया तो daffodil का crowd था. तो ये क्या हो, ये पर्सनिफिकेशन हो. इज स्टैंडिंग बिसाइड द लेक. एंड स्टैंडिंग इज़ द ट्रिब्यूट ऑफ ह्यूमन. ये तो इंसान जो है वो स्टैंडिंग जो है वो स्टैंडिंग कर सकता है. सो अगेन इट इज़ अ पर्सनिफिकेशन बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री एंड टॉसिंग दियर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस. सो अगेन tossing their heads and sprightly dance. So what is head and dance? Head, human living beings have heads and living beings dance. So again the poet give this quality to daffodils. Personification is used in first and second stanza. A crowd of daffodil. अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो ये होगा
A crowd of daffodil is a personification. Tossing their head is sprightly done against this personification. Question number 2. Write at least 2 lines showing similes. मैंने आपको simile के बारे में बताया कि what is simile. Simile is a figure of speech. ये क्या, ये figure of speech है which is used by the poet to compare to different entities to different things. दो मुख्तलिफ चीज़ों का वो मुआजिना करता है. तो आमतौर पर हम जब कहते हैं, हम कहते हैं he is brave like a lion, he is brave like a lion. वो क्या है, वो लाइन की तरह क्या है, वो brave है. So why the poet used similes? He used simile to enrich the meaning of his to enrich the meaning of that literary work. तो वो जो लिटरेरी वर्क होता है, पोइम होता है या कोई दूसरी कहानी वगैरह होती है, ताकि उसके माने जो है वो रीडर को आसानी से जो है वो समझ आ जाए. यानी अगर मैं कहता हूँ ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, सो लाइन इज़ ब्रेव, एंड ब्रेव जो लाइन जो है इट इज़ फेमस, लाइन इज़ फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, वो अपने ब्रेवरी के लिए मशहूर है. तो अगर मैं किसी बंदे का मुवाजना ब्रेव से करूँगा, सो फर्दर आई नीड नो एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्सन, फिर मैं उस बंदे के बारे में मज़ीद मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लिसनर और रीडर जो है वो आसानी से जो है वो समझ जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सिमिलीज आर सिमिलीज, SIMILIE, सिमिलीज आर इज़ अंडर, यानी सिमिली सिंगुलर लिखा है यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर प्लूरल है. सिमिलीज इज़ अंडर. आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, continuous is a star that shines. Again, I wander lonely as a cloud. The poet compare himself with a cloud, so he used the word is here. Continue is a star that shine, and that daffodil were continues. They were never ending lines is the star that shine. जिस तरह आसमान में सितारे जो होते हैं वो हमें दूर दूर तक नज़र आते हैं, तो इसी तरह ये डेफोडिल भी थे, वो भी दिखाई दे रहे थे. सो these two are similes in this poem. Now move to the next question. Our next question is, what does the word crowd exactly mean? Here the crowd of daffodils, it was a personification, and crowd mean a large number of people gathered somewhere. यानी जब वो तादाद में लोग किसी जगह पर इकट्ठा होते तो उसको हम क्राउड कहते हैं. जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो हम क्राउड इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हाट इज़ क्राउड? क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन. ये कलेक्टिव नाउन है. वी यूज़ फॉर मैनी पीपल हु गैदर एट अ प्लेस. Question number 4. Why does the poet compare himself to a cloud? Why does? Present simple tense. The poet compares. जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो compare के साथ हम s लिखेंगे, himself to a cloud. The poet compare himself to a cloud because cloud could float on high hills and vales. High over hills and vales lonely, and the poet is also alone walking and visiting on lands and held to enjoy beautiful scene. शायर ने अपने आप को जो है वो क्लाउड से क्यों कंपेयर किया है? तो शायर जो था, हमने जिस तरह पढ़ा था कि शायर जो था वो किसी मुज़ाफ़ात में, कंट्री साइड में वो अकेला घूम फिर रहा था, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, और वो क्या था, ही वॉज इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड. तो उसने अपने आप का मुवाजना उस बादल के साथ किया है, बादल अ सिंगल क्लाउड के साथ. जब हम आसमान में देखते तो बाज़ औक़ात अ सिंगल क्लाउड इज़ वंडरिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. अकेला जो है वो घूम फिर रहा होता है. बिल्कुल शायर जो है वो इसी क्लाउड की तरह जो है वो अकेला जो है वो घूम फिर रहा था बग़ैर किसी सबब के. तो जिस तरह ये क्लाउड बाज़ औक़ात जो होते हैं ना, क्लाउड सिंगल क्लाउड जो आसमान में होते हैं, उनसे तो ना बारिश होती है, ना उससे कोई फ़ायदा होता है. तो बिल्कुल इसी तरह ये बंदा जो था, ये शायर जो था, वो भी उसी क्लाउड की तरह जो था वो बेकार घूम फिर रहा था. तो इसलिए उसने अपना मुवाजना जो है वो उस क्लाउड के साथ किया है. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. पोइम का मेन आइडिया क्या है, यानी इसका मरकज़ी ख्याल क्या है या इसका थीम क्या है?
तो अगर हम सैम्पल देखें, द पोएट वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर, उसको क्या कहा किया जाता था कि वो क्या है, ही इज़ वर्शिपर ऑफ नेचर। वो पितर का क्या है, वो पितर का वर्शिपर है। जिस तरह हम वी आर द वर्शिपर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जिस तरह हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसको मानते हैं, तो जिस तरह ये वर्ड्सवर्थ जो था ये भी फितरत को बहुत ज़्यादा मानता था। हर चीज़ में वो जो था वो फितरत की खूबसूरती का वर्शिपर था। यानी एक दफ़ा उसने ये भी कहा था कि दैट आई सी द फेस ऑफ गॉड एंड फ्लावर्स, कि मैं जब ये नेचर्स को देखता हूँ तो मुझे फेस ऑफ गॉड जो है वो नज़र आता है। सो इन दिस पोएम द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ a poet of nature, described the nature scene and beauties when he was passing through a valley where large number of crowds were growing। अगर हम सिंपल कहें कि इस शेर में जो है, जो पोइट वर्ड्सवर्थ जो था, चूँकि वो ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वो नेचर का वर्शिपर था, तो इसने वो फितरत की वो खूबसूरती जो है कि नेचर इज़ अलाइव, जिस तरह वो समझता था कि नेचर जो है इट इज़ अलाइव, ये क्या ही अलाइव है, ये इंसानों की तरह क्या है, ज़िंदा है। तो उसने वो फिलॉसफी जो है यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बिकॉज ही गिव्स ऑल ह्यूमन क्वालिटीज़ टू डैफोडिल्स। यानी जब हम पोइम पढ़ते हैं तो हमें इस तरह महसूस होता है कि ये डैफोडिल जो है, दे आर लाइक द क्लाउड्स। जब हम क्लाउड्स को देखते हैं, जब हम उस डैफोडिल्स को देखते हैं, वो सारे मंज़र को देखते हैं, फितरती मंज़र को, तो हमें महसूस होता है दैट दे आर अलाइव, कि ये क्या है, ये ज़िंदा है। तो उसने जो इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो यही है, और इसने जो फितरत की खूबसूरती जो है इसने इस पोइम के अंदर जो है उसने बयान की है। डू यू लाइक दिस पोइम, वाई? अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ये पोइम पसंद है तो आपका जवाब क्या होगा? Yes, I like this poem because it depicts natural beauties through the effective use of figurative language. The poet is successful in taking to use to the very land of daffodils. बस अब जो है ना, हर स्टूडेंट जो है ना उसकी अपनी लाइक्स हो सकता है। सम स्टूडेंट्स लाइक दिस पोइम एंड देयर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट। आप इसको किस तरह पसंद करते हैं? सम स्टूडेंट विल से दैट आई लाइक द लैंग्वेज दैट इज़ यूज इन दिस पोइम। जो सैम्पल लैंग्वेज जो है ना, जो वर्ड्सवर्थ ने इस्तेमाल की, इस वजह से मुझे ये पोइम बहुत अच्छा लगा। बास स्टूडेंट्स कहेंगे दैट आई लाइक दिस पोइम बिकॉज द कंपेरिजन दैट ही यूज, द पर्सनिफिकेशन दैट ही यूज इन दिस पोइम, आई लाइक दिस। तो मुझे इस वजह से ये पोइम पसंद है। बाद स्टूडेंट कहेंगे कि आई लाइक दिस पोइम बिकॉज the poet portray a beautiful natural scene of daffodils very beautifully। के शायर ने जो है ना उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में उस डेफोडिल का जो मंज़र है उसको जो है ना, उसको अल्फाजों के अंदर जो है ना उसने डिपेक्ट किया है, उसने पेश किया है। और वो सारा मंज़र जो है, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस पोएम, जब मैं ये पोएम पढ़ रहा था तो वो सारा मंज़र मेरी आंखों के सामने जो था वो गुजर रहा था। तो everybody have its every person has own perspective। वो अपनी पर्सपेक्टिव की बुनियाद पर इसके लाइक और डिसलाइक को जो है वो बयान कर सकता है। बिकॉज वी आर लिटरेरी स्टूडेंट, जब हम लिटरेरी स्टूडेंट हैं, हम अदबी लोग हैं, तो इस वजह से अदबी लोगों पर कोई जो है ना, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो किस तरह एक चीज़ को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो every student can describe, can answer this question through his own perspective. So dear student, these were the question. I hope you got answer of these question. Now move to the next question. The next question is choose the correct option। correct option जो उसको choose करे, and I hope these are very simple because we again and again we are discussing the poem in very detail. So I hope you will face no problem in choosing the correct answer। I wonder lonely is a cloud here, I wonder lonely is a cloud। ये लाइन था here I refer to, तो इसमें जो I प्रोनाउन है ये किसको इशारा करता है?
Very simple. The poet, they stretch a never-ending line along the margin of a bay. So they refer, pronoun they refer to daffodils. Very simple. A poet could not but be gay in such a jocund company. तो jocund company इसका इशारा किस जानिब था? Again it is very simple, daffodils के जानिब. In the first stanza the poet was, जब हम पहला स्टेंजा पढ़ रहे थे तो शायर क्या कर रहा था? He was walking aimlessly, writing a poem, looking at the cloud, looking at the star. So he walking aimlessly, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बेमकसद इधर उधर जो था वो घूम रहा था उन खूबसूरत वादियों में. So these were, the next is what wealth the show to me had brought. By wealth the poet means, यहाँ पर wealth जो है ना, एक होते डिनोटेटिव मीनिंग और एक होता है कनोटेटिव मीनिंग. तो यहाँ पर हम इसकी कनोटेटिव मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब क्या था, माना क्या था? यहाँ पर डिड्यूस द मीनिंग फ्रॉम द होल स्टेंजा. प्लेजर्स, इसका माना क्या निकलेगा? प्लेजर्स. ओके स्टूडेंट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विकेबलरी. यहाँ पर जो विकेबलरी है तो आप विकेबलरी जो है इसको, आई हैव सॉल्व दिस विकेबलरी, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं. लेकिन आप, अगर मैं आपको ओरली बताऊँ तो आप प्लीज़ अपनी कॉपियों में जो है ये लिख के, ऑफन, नेवर एंडिंग लाइन, ग्रे, ब्लेस, ट्विंकल, स्पार्कलिंग, स्ट्रेच. तो ऑफ्ट, वी यूज़ ऑफ्ट. ऑफ्ट इज़ a short form of often. Deduce the meaning of the following word. Deduce mean, यानी when we read something actually we deduce meaning from the whole text. हम उस whole text से जो meaning जो है उसको deduce आखिज करते हैं. Because being a literary student, क्योंकि हम literary student है तो हर वक्त हम डिक्शनरी जो है हम नहीं खोलेंगे, बल्कि हम उस वर्ड से पहले और उस वर्ड के बाद जो कुछ हो रहा है कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसका माना जो वो आखिज करेंगे. ऑफ्ट, ऑफन. नेवर एंडिंग, तो यहाँ पर नेवर एंडिंग क्या था पोएम में? इट वाज हाइपरबोली व्हेन द पोएट एग्जैजरेट समथिंग. सो नेवर एंडिंग मीन लिमिटलेसनेस, यानी बीइंग एंडलेस, यानी उसका कोई हद ही नहीं था. ग्ली, dance in glee mean in a happy feelings, in a happy mood. Bless, we will deduce the meaning of bless, that it is a bless mean it was a blessing, नेमत था मेरे लिए. Twinkle, little star, how I wonder what you are. जिस तरह हम बचपन में ये पोएम पढ़ते थे, और आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि नेट की सहूलत मौजूद है और हर बच्चे जो मोबाइल जो है वो देखते हैं. तो ट्विंकल, टिमटिमाना जिसे हम कहते हैं, शाइनिंग. स्पार्कलिंग मीन स्पार्कलिंग डांस. तो यहाँ पर स्पार्कलिंग डांस जो है ना, इसका माना हम क्या लेंगे? दैट they were dancing in a happy mood. और stretched mean, stretch का माना क्या लेंगे? Stretch mean spread. Okay, question number B. Can you tell which lines of the poem indicates? Question का मतलब पहले जानी. Can you tell, क्या आप बता सकते हैं which lines of the poem indicate? जब हम ये lines पढ़ेंगे तो इससे वो poem का कौन सा line जो है उसका हमें पता चले कि ये बात तो इस daffodils जो था, poem जो था, उसकी उस stanza में वो line जो थी, वहाँ पर ये बात जो थी वो मौजूद थी. तो चलो बढ़ते हैं. कैन यू टेल कंपेरिजन ऑफ डैफोडिल विद स्टार्स. कंपेरिजन ऑफ डैफोडिल विद स्टार्स. तो हम पोएम की तरफ वापस जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ये मौजूद थी बात. कंटिन्यूज एज अ स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. सेकंड स्टेंजा में जो पहले लाइन है वहाँ पर ये बात मौजूद थी. स्पीकर सॉलिट्यूड. Speaker solitariness to that of a cloud. Solitariness में आपको सिनेम में लिखा था
जो सॉलिट्यूड को हम कहते हैं, जब हम एलोननेस को हम कहते हैं, जब बंदा मुकम्मल क्या होता है सॉलिटरीज़म, जब अकेला होता है मुकम्मल। Speaker comes solaris to that of cloud. Palest, I wander lonely as a cloud that floats on high over whales in hells. तो जो पहला स्टैंजा था उसके पहली लाइन में यह बात मौजूद थी। Comparison of Daffodil to a crowd of people. जो पहला स्टैंजा है a host, ओके, जो इसकी जो क्राउड थी, ओके पहले नहीं, मेरे ख्याल में वो जो बात जो थी वो कहाँ पर थी, यानी कंपेरिजन ऑफ डेफोडिल्स टू अ क्राउड ऑफ पीपल से जब इसका मुवाजना किया तो पहले स्टेंजा में ये बात थी। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So in the first stanza, 1, 2, 3, and the third line, comparison of daffodil to a dancing humans. So in the first stanza and the sixth number line, fluttering and dancing in the breeze. Question number C. Which word of the poem means the same? Which word of the poem में हम वो लफ्ज़ तलाश करेंगे mean the same, जिसका माना ये निकलता हो। नंबर ऑफ डेफोडिल्स यहाँ पर एक्सरसाइज में वर्ड्स दिए गए कि नंबर ऑफ डेफोडिल्स, तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो उसके लिए अ होस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया था पोएम में। ग्लांस के लिए पोएम में जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो ग्लिम्प्स था, GLIMPSEL पास जो है, जो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पोएम में मौजूद है ग्लिम्प्स। तो अगर आपको स्पेलिंग का मसला हो तो फिर वहाँ से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। हैप्पी फीलिंग मीन ग्ली वर्ड इस्तेमाल किया गया था पोएम में। डीप थॉट, पेंसिव मूड और ब्लेसिंग, ब्लेस, BLISS, bless. So dear student, this was the exercise part of the unit 4 daffodils. Please write question and fill all these blank in your textbook, because I feel that most of the students are not doing their homeworks, so it will be your loss at the end. ये आपका ही नुकसान होगा आखिर में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस जो हम ले रहे हैं ये आपके लिए ले रहे हैं। अगर आप होमवर्क करेंगे, आप इसको लिखेंगे, आप इसमें दिलचस्पी लेंगे और हमें अपना होमवर्क सेंड करेंगे, वी विल आल्सो बी मोटिवेटेड, हम भी मोटिवेट होंगे और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीक़े से आपको पढ़ाएं। लेकिन अगर आप इसी तरह जो है ना स्लगिश होंगे, अपने आप को काहिल बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर हम भी जो है ना आपके पास जो है ना हम वैसे ही आकर लेक्चर जो है हम डिलीवर करेंगे और बात को दरमियान में छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। आई नो ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली, मैं हर एक स्टूडेंट को जानता हूँ, उसके अब्बू को जानता हूँ, उनके नंबर भी मेरे पास है। एक दो दिन के दौरान जो है आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें और हर टीचर को अपना होमवर्क कंप्लीट जो है आप सेंड कर लें। बाद में अगर मैंने आपको अब्बू को मैंने कॉल किया, उसको मैंने एक्सक्यूज़ किया, तो हो सकता है कि मैं आपके नंबर जो है वो भी इस ग्रुप से मैं निकालूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।